हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आज मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जो हमारी फैमिली है उस पे हम लोगों ने करीब 3500 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी कुछ 3500 से कुछ ज़्यादा है। सो इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया और ऐसे सपोर्ट देते रहें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और जितनी भी वीडियोस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं लेके आया हूँ वन शॉट वीडियो है ये एनवायरमेंटल इशू का। सो इसको हम पूरा कुछ ही समय में पूरा का पूरा हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वन शॉट वीडियो तेज़ी से बढ़ते हुए इसको रिवाइज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सो फर्स्ट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको करीब करीब 99% तक ये रिमूव करता है। स्क्रबर की अगर हम बात करें तो स्क्रबर किसके लिए होता है? SO2 पॉल्यूशन, यानी ये SO2 गैस को बोल सकते हैं एयर से रिमूव करेगा। ओके। कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है इसमें 3 मेटल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोहिडियम। सो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर आर मेड अप ऑफ, सो कैटालिटिक कन्वर्टर इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और रोहिडियम। अकॉर्डिंग टू यूरो सेकंड नॉर्म्स, सो इसके हिसाब से जो सल्फर की वैल्यू थी, ओके, सल्फर को कंट्रोल किया गया 350 ppm तक, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन, एंड डीजल में, वहीं हम बात करें पेट्रोल में तो 150 ppm तक कंट्रोल किया गया। डिस्पोजल ऑफ वाटर विदाउट एनी ट्रीटमेंट, यानी कि अगर हम बोले वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हमने नहीं किया सो वो कुछ सीरियस डिजीज का आउटब्रेक कॉज कर सकता है, जैसे यहाँ पे हम बात करें डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस और कॉलेरा। फिर यहाँ पे इरेपरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लैंडफिल्स या इंसिनरेटेड में हम यहाँ पे उसको बर्न करते हैं या बरीड करते हैं। ओके। ओवर हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप वर्ल्ड, सो डेवलप वर्ल्ड कौन हो सकता है? लाइक अमेरिका वगैरह, ओके, आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन आएगा? चाइना आएगा, इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा। ओके। फिर हम बात करते हैं रमेश चंद दागर की। रमेश चंद दागर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया था, ओके, और उसके जो करंट मेंबर हैं वो कितने हैं? 5000 फार्मर्स हैं। ओके। न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू inherent problem. The first is the incidental leakage. So incidental leakage हुआ, okay, कहाँ पे? As occurred is 3 Mile Island and Chernobyl incident. So ये दो इंसिडेंट हुए, and the second is the safe disposal of radioactive waste. So second thing क्या है? second problem क्या है? second problem ये है कि जो radioactive waste है उसका safe disposal होना, okay. So उसको हम dispose proper करें, safe उसका disposal होना चाहिए, okay. फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस के बिना एवरेज टेम्परेचर और सरफेस, ओके, कितना है? वुड हैव बीन -18 डिग्री सेल्सियस, ओके, रादर देन द प्रेजेंट दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट शो हुआ तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ये नहीं होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना होता? -18 डिग्री सेल्सियस। चलिए कुछ यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में कौन होता है? CO2। CO2 कितना होता है? 60%। मेथेन कितना होता है? 20%। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना होगा? 14%। N2O कितना होगा? 6%। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज मतलब पिछले शतक की हम बात करें, पिछले 100 साल में, द अर्थ टेम्परेचर हैज़ बिन इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का मतलब पूरे 100 साल में हमने 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे अर्थ का बढ़ा है। मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड। लास्ट 3 डिकेड का मतलब अगर कोई 100 साल है तो 100 साल में जो 70वां साल रहा होगा, यानी कि अगर हम बात करें 70, 80, 90, ऐसा 80, 90 और 100, यानी कि लास्ट के जो 30 साल रहे होंगे, ठीक है, उसी 30 साल में ये ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ा है टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं यूवी रेडिएशन कॉज। तो यूवी रेडिएशन क्या कॉज करता है? पहला तो हमारे स्किन की एजिंग को कॉज करेगा, स्किन सेल को डैमेज करेगा, वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर कॉज करेगा, स्नो ब्लाइंडनेस, ये इंपॉर्टेंट है, स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करेगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, और कैटरेक्ट को कॉज करेगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और जूम कल्टीवेशन, तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या हम कहें जूम कल्टीवेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये कहाँ पे हुआ था? अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड गिवन टू द इंडिविजुअल और कम्युनिटीज
फ्रॉम रूरल एरियाज दैट हैव सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। सो सिंपल सी बात है कि अमृता देवी ने क्या किया था। अमृता देवी ने अगर बात करें तो जो ट्रीज वगैरह थे फॉरेस्ट में उसको उन्होंने गले लगा दिया था, है ना, गले लगाए, फिर उनको उनकी एक तरीके से देखो तो उनको काट दिया गया था, है ना, एक राजा के द्वारा, उनके सेनापति के द्वारा। तो वही सब चीज़ें हैं, उनको उन्होंने बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको बायोडाइवर्सिटी को, प्लांट लाइफ को, ये सारी चीज़ों को। इसीलिए इनके नाम पे जो अवार्ड दिया जाता है, पहले उस अवार्ड का नाम आपको याद रखना है, अमृता देवी विश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ओके, तो ये किसको दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और वो शो करते क्या, वो शो हैव शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज किसी ने दिखाया तो उसको हम अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेएफएम। जेएफएम यानी जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कब आया, 1980 में। Each organism has an invariably defined range of conditions that can tolerate diversity in the resources it utilizes and districts function role in ecological system। ये कोई खास नहीं, ओके ठीक है। ये नीच का एक तरीके से देखें तो यहाँ पे कुछ खास पॉइंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है सीपीसीबी। सीपीसीबी का फुल नेम पूछ सकता है। सीपीसीबी का फुल नेम होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनके द्वारा अगर हम पार्टिकुलेट मैटर का साइज देखें तो वो कितना होना चाहिए, 2.5 mm। अगर उससे कम है, ओके, या डायमीटर में बात करें तो कितना, 2.5, इससे अगर कम है, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो हार्म पहुंचाएगा किसको, ह्यूमन हेल्थ को, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीएनजी, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो बेटर होता है किससे, डीजल और पेट्रोल से। क्यों, क्या ऐसा इसमें खास बात है, तो सीएनजी पहली बात तो अगर बात करें तो ये इफिशियंटली बर्न होता है, मतलब ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बहुत कम इससे रिलीज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, वेरी लिटिल ऑफ इट्स लेफ्ट अनबर्न्ड अनलाइक पेट्रोल और डीजल। और सीएनजी जो होता है सस्ता होता है, इट इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। ओके, सीएनजी कैन नॉट बी साइपॉन्ड ऑफ बाई थाइप्स, मतलब ये चोरी वगैरह नहीं किया जा सकता उतना। ओके, एंड सीएनजी कैन नॉट अल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल, मतलब सीएनजी में हम बोल सकते हैं जो एडल्ट्रेंट्स वगैरह जलते हैं इससे उसकी क्वालिटी बेकार होती है किसकी, पेट्रोल और डीजल की। तो ऐसा यहाँ पे हम कुछ भी मिलावट वगैरह नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये। ओके, अब यहाँ पे है 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दी हुई है, आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। ओके, मास इमिशन स्टैंडर्ड, भारत स्टेज सेकंड, ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू यूरोनॉम सेकंड आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी सिटीज ऑफ इंडिया। तो भारत सेकंड की जितनी भी व्हीकल्स है, ओके, जो यूरो सेकंड नॉर्म के इक्विवेलेंट है, अब वो इंडिया में वैसे भी कोई भी व्हीकल अभी फिलहाल में नहीं है। ओके, नॉइस कॉज, नॉइस कॉज की अगर बात करें तो नॉइस क्या क्या कॉज करता है, पहला स्लीपलेसनेस, आपको सोने नहीं देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता रहेगा, स्ट्रेस में आप आ जाएंगे। हैवी मेटल आर डिफाइंड एज जिसकी डेंसिटी कितनी हो, मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो हैवी मेटल कहलाएंगे। ओके, हैवी मेटल का एग्जांपल मरकरी, कैडमियम, कॉपर और लेड, ये भी आपको याद रखना है। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल की बात करें हम, सो हायर द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, हायर द बीओडी। ओके, मतलब अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, ओके, सो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बैक्टीरिया क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। सो बैक्टीरिया के द्वारा जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा, और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा तो बीओडी ज़्यादा। हायर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही चीज़ें लिख रखी हैं। इट इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ प्रोसेस of water body due to the nutrient enrichment called the eutrophication. So eutrophication क्या होता है, natural aging of land. Okay, it increase the ecosystem primary productivity, तो primary productivity को ये increase करेगा। Presence of large amount of nutrient in water also cause excessive growth of planktonic, that is free floating called algal bloom. So algal bloom भी इससे होगा, excessive nutrient हम किसी भी water bodies में डाल देते हैं तो। ओके, Ecornia crispus की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लाइन है, वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक बीड, ये आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ये भी आपको याद रखना है। डीडीटी की हम बात करें या मरकरी की बात करें, ये बायोमैग्निफिकेशन का एक एग्जांपल हो सकते हैं। ओके, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आपको याद रखना है, और एक सक्सेसिव लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब जाएंगे तो इनका कंसंट्रेशन जो होगा वो बढ़ता ही जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। पीपल ऑफ टाउन ऑफ आर्कटा सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि टाउन ऑफ आर्कटा किधर सिचुएटेड है, तो आपको याद रखना है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। कोलैबोरेटिंग विद द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन ये पूछेगा कि किससे कोलैबोरेट उन्होंने किया था,
तो बायोलॉजिस्ट थे, मगर वो कहाँ के थे? हम्बोल्ट स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्होंने किया था। ओके, सॉलिड वेस्ट की अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट आर 3 टाइप। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब टूट जाएगा अच्छे से। नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होगा। एक होता है रिसाइक्लेबल, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा। ओके, पॉलीथीन एंड पॉलीस्टरीन आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस सच एज पॉलीबेंड। पॉलीबेंड क्या होता है? फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। तो जितने भी प्लास्टिक होंगे, ठीक है, उसकी रिसाइकलिंग करके उसका पाउडर फॉर्म बना जाए, इसको हम बोलेंगे पॉलीब्लेंड। और इसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ? बिटुमेन को, यूज टू ले रोड। तो बिटुमेन जो होता है ये यूज होता है किसमें? रोड को बनाने में। तो पॉलीबेंड का मिक्सअप हमने किसके साथ कर दिया? बिटुमेन के साथ। इनहांस द वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमेन। सो पॉलीबेंड जैसे ही आपने डाला, ओके, तो ये क्या करेगा? बिटुमेन की प्रॉपर्टी को, जो बिटुमेन की प्रॉपर्टी थी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी, उसको इंक्रीज कर देगा, विच इंक्रीज द 3 टाइम्स ऑफ लाइफ ऑफ रोड बाई अहमद खान। तो अहमद खान ने ये सारा कांड किया था। अहमद खान ने क्या किया था? जो प्लास्टिक था उसका रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक जो था उसका पाउडर लिया, जिसको पॉलीब्लेंड बोला, बिटुमेन के साथ मिक्स किया। पॉलीब्लेंड ने बिटुमेन के वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया, और उससे क्या हुआ? जो भी हम रोड बनाते थे उसकी लाइफ जो है 3 टाइम्स बढ़ गई। अब यहाँ पे आगे आ जाए, हम नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट है इरिपेरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओवर हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आर जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। हो चुका है पहले। न्यूक्लियर वेस्ट की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर वेस्ट क्या करते हैं? इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट्स कॉज म्यूटेशन। तो ये क्या कॉज करेंगे? म्यूटेशन एट हायर रेट। हायर डोज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीदल। ज़्यादा डाल दिया तो मर जाएगा आदमी, ओके, बट ए लोअर डोज कैन कॉज द डिसऑर्डर लाइक कैंसर वगैरह। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लें ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? अर्थ सरफेस जो होता है वो री इमिट करता है हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू द एस्केप आई एम सो सॉरी डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस। तो एस्केप से स्पेस से बाहर वो नहीं जा सकता, ठीक है। और कुछ एटमॉस्फेरिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, सो द एबव मेंशन गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसको हम बोलते हैं कॉमनली क्या? ग्रीन हाउस गैसेज, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो सबसे ज्यादा कौन होगा? CO2, देन कौन होगा? मीथेन, और देन कौन होगा? CFC, एंड लास्ट में होगा N2O। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की थोड़ी सी बात कर लें तो इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज लीड टू कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीज बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो लास्ट के 30 सेकेंड है, ओके, सॉरी 30 ईयर्स है, हम सो सॉरी 30 ईयर्स है, उसी में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, ओके, ये आपको याद रखना। राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्लोबल वार्मिंग लीडिंग टू द डेलेटेरियस चेंज इन द इन्वायरमेंट। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, ग्लोबल वार्मिंग के दौरान, तो वो हमारे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट डालेगा। और अदर ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, उसको हम बोलते हैं इल नीनो इफेक्ट, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर कोई ऑड क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो उसको इल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो ओजोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन। जो गुड ओजोन होता है उसको हम बोलते हैं वो कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रेटो स्फीयर वाली रीजन में, ओके। बैड ओजोन जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर वाली रीजन में पाया जाता है। थिकनेस ऑफ ओजोन को हम मेजर करते हैं, कि यूनिट होती है, इसका नाम होता है डॉप्शन यूनिट, उसमें हम मेजर करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC हैव कॉज्ड द डैमेज टू द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही क्या करता है? ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर को डैमेज करता है, ओके, और उससे क्या होता है? ओजोन होल का फॉर्मेशन होता है। अब मोनोट्रिल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आया है। पहली बात तो मोनोट्रिल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1987। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोनोट्रिल प्रोटोकॉल को साइन कब किया गया? तो 1987 में। क्यों किया गया? फॉर कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन हो सकता है? CFC, ओके। तो ये मोनोट्रिल प्रोटोकॉल के बारे में था, इसको हेल्ड किया गया था कहाँ पे? कनाडा में, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन की हम बात करें तो फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो एक समय में क्या होता था? फॉरेस्ट जो है 30% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया को कवर करता था, ओके। बाय द 20th सेंचुरी इट श्रंक्स टू द 19.4%। कहने का मतलब 10.6% जो है वो फॉरेस्ट जो है खत्म हो गए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP ये 1988 में है ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड दैट 30% ऑफ फॉरेस्ट कवर द प्लेन्स। तो प्लेन्स पे 33% फॉरेस्ट कवर कर रहे हैं एंड 67% जो है हिल्स पे कवर कर रहे हैं फॉरेस्ट।
चिपको मूवमेंट की बात करें तो कब आया, 1974 में, 1974 में, ओके, स्टार्ट इन द गढ़वाल रीजन इन द हिमालय, व्हेन द लोकल वुमेन जो है, लोकल वुमेन प्रिवेंटेड द ट्री फ्रॉम बीइंग कटिंग द हगिंग दम। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब लोग पेड़ को काट रहे थे तो उन्होंने पेड़ को क्या किया, फॉरेस्ट को क्या किया, हग कर लिया, ओके। सो ये लोकल वुमेन के उधर एक करेज शो किया गया, उसको हम बोलते हैं चिपको मूवमेंट 1974 में, ओके। बिश्नोई कम्युनिटी इन राजस्थान शोज द करेज टू मूव फॉरवर्ड एंड स्टॉप द सोल्जर फ्रॉम कटिंग डाउन ट्रीज, ओके। सो ये कुछ बातें थी जो मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो चैप्टर है ये जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन इसका हो गया होगा। बाकी की हम बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।